आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का भाग 8 पढ़ेंगे। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वालों में से नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिनती की अपमानित कर दिया था, और मंदिर के पूजा उपकरणों को अपने जीवन के आदर्शों और मापदंडों में उसने चकनाचूर कर डाला था। अब बुताशिकिन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भाग्य विनेशों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेष पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई इन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते, और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति की करुण रुदन दीवारें पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर गर्व का पहरा लगा दिया था, और कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवसर कुरेदने, पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी गुंजाएं फिर से न जगा दे। बुतासिन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है, ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाएं। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान, अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से ही भयानक सन्नाटा था। बिनती अब से गई, उसने कभी कोई खत नहीं भेजा। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भगावती शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो, और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हूँ। बिनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी, तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिनती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारे थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फ़ोटो खिंचवा कर ज़रूर भेजना। क्या तुमने बिनती को कोई दुख दिया था? बिनती हर दम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहाँ छोड़ा। मैं उससे दूर हूँ। माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसे है, कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे दुख और आज़ादी के बीच मैं कितना असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में खहराए रहते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा करते थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढती हूँ। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत,
कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर, इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा को सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस नहीं है, अधिकार भी नहीं है, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना। बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूलकर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहर के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं से उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपनी पुरानी कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता न थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही। फिर उसने कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अकेला घर भी है, उसी में फीकी सी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम इनसे? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराश हुई है तुम्हें, पम्मी बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहना मत अपनी जबान से। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो,
आजकल मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ़ पड़ने का जिक्र सुना था। सोचा देखती जाऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जनी ने बर्टी का शिकार सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतार कर जनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रख दी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है, उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा वह अवलोकेश्वर की महायान मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया और फिर बोला और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा। मम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी थी। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोने और केसर, चंपा, हरि श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच मम्मी लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर। परियों के कुंज में अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का। और परियों के कुंज से नहीं, गुनाहों के कुंज से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना, कपूर, मासलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पाश्चात्य के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा भी नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारे सिर तरह अपनी गोद में मैं रख लूं तो संतोष नहीं होगा क्या तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच श्वासांदोलन वच्च से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंध में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब भुलावा है, अपने में पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसको सखी से प्यार करता हूँ, उसे नहीं करता हूँ। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम्ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतः संघर्ष का उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9 से मैटनी है।
आओ देख आएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी ने चंदर को उठाकर बोला। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होंठों की गुलाबी आग चंदर की नसों में गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभग्य गरमाई और उसके स्पर्श में जादू में खो गए। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम धड़कने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शी के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया, उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारों को सीपिया पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो लिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्यम यौवन का भरा हुआ ज्वर जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, वह तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समान झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरी श्रृंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की सामने पम्मी के अदम्य रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बात कभी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपना कार आ गई है। अब उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षण की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर माथा फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा। अरे तुम कुछ दुबले हो गए हो, क्यों महाराजिन ठीक से काम नहीं करती? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंटी की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंटी की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा। बिंटी और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंटी लौट आई? बिंटी गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंटी बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंटी ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा,
हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भागमा वही तो भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछ कर बोली, ये हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बधी रही। तीनों जमी है, भगवान कहनों को ऐसी कलंकिन बिटिया ना दे। 3 भंवरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमार तो कुल डूब गया। अब बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू कर दिया। बिन्ती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के कहे जीव हलकान करत हो। गिनवंती बिटिया जाए, हजारन आय के बिटिया के लिए घोड़े गिरे हैं। अपना एकांत होई के बैठो, महाराजिन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने बताया, उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मन और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिन्ती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा, 3 भंवरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। ई इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मति मारी गई। गुस्से में आए के बिन्ती को उठवाए लिहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया ले कहाँ जाई? अब हमार बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ा लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चलत हैं। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जेके भाग में लंगड़ा लूला बदा होई, ओका उहे मिली। लड़कियन की निबाह करे चाही कि सकल देखे चाही। अब इन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ टूट जाए, औरत अपने आदमी का छोड़ के गली गली का हांडी चाटे। हम रहे तो जब मिनती 3 बरस की हुई गई, अब उनकी सकल उजेले में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होत। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिन्ती को पढ़ौबे, ब्याह न करबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वह फिर रोने लगी। पैदा होते ही कहे नहीं मार गई कुलबरनी, कुलच्छनी, अभागिन। सहसा बिन्ती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चिल्ला उठी। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी हूं और ना ही मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा, अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिन्ती की ओर देखा। वह वही बिन्ती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिन्ती का चेहरा तमतमा उठा था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चलन लगी है तेरी। कौन है तोर जे के बल के ई चमक दिखावत है? हम काट के धर देवे तो के बता देत है मुझी सी। ऐसी ना होती तो कहे ई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमहु खाए ले। अपने मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिन्ती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिन्ती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी बिन्ती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या यह सब तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? बिन्ती, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने कहा। बिन्ती दौड़कर डॉक्टर साहब के लिपट कर रोने लगी। बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी, अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिन्ती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम कहे बोलबे, हम तो मर जाई के अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई थी, इस तरह झूम झूम कर रो रही थी।
हम तो वृंदावन जाई के डूब मरी, अब हम तुम लोगन का शकल न देखोबे। हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ावो, नचावो, गवावो, हम अपनी आंख से ना देखबो। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर में छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहना अंधेरा खामोश छाया हुआ था, महज एक अमंगल छाया की तरह। कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए थे। दूसरे दिन विनती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रख आई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसने नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर पे अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात होती तो दूसरी बात है, 1-2 साल की बात है और आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया है। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ वो देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराओं में बहुत बुरी है, बुरी तरह सड़ गई है। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो ऐसे ही इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया है। चंदर बहुत अजरत से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह डॉक्टर बैठकर जाति बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसे तब पता लगता है उनमें कितनी गंदगी है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर से बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 तुम्हारे धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ जी ने जाने की तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी थी, उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भइयों अपने न होत, अपनी लड़की को विदा कह दियो और हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी रह गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चलती थी, चंदर बिनती से चिढ़ गया था।
लेकिन बिंती के जीवन में यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिंती ज़्यादा बोलती नहीं थी। एक दिन दोपहर में चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया और उसे रेडियो खोल दिया। बिंती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया हो तो तुम उसका बुरा मान गई, तो एक दिन महीने बाद क्या इसे अभी भी नहीं भूलोगी? नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? बिंती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी तो एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही हैं। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान की भी कोई चीज़ है, और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिंती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चला गया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निसंतता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों बाद चंदर के मन में बिंती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिंती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिंती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन को सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा, और पम्मी के यहाँ जाकर पहुंच गया। अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर 7 रंगों की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेरती हुई चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में उतनी ही शांति ही मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं, तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में ही आकर चुप हो पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। सी चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष पे धड़कता हुआ संगीत गुनगुना रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़े इमिटेशन हीरे की माला को खेलने में लगा था। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफर कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों की फूल सिहर उठे हैं और मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा।
नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रतंगता की तरह दोपहरी होकर उसकी गोद में पड़ गई। तरुणाई की चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया था। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन से समा गया। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए हुए, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतनी आग, इतना नशा। हाय! साहस बाहर बंदूक की आवाज आई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपास ढीले कर लिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी को भरपूर यौवन की आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मकसूर सी चंदर की गोद में एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नसों में चूर पलके चूम ली। ठाएं! बंदूक की दूसरी आवाज। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नसीली आवाज में पम्मी ने कहा और फिर उसे खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाएं! फिर तीसरी आवाज। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ा। देखा बंटी बंदूक से बरामदे में पड़ी है और फिर पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी का पतलून पर खून चू रहा है। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के। मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना? जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसके पास सिर झुकाकर बैठ गया है। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे। मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहूँ हाँ? हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की जिंदगी का क्या लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेईमानी है। मैंने इसे यह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे चरम सत्य क्या है? वह सत्य है मौत। आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला खोद देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा, और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसके जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया।
जब वह लौटा, बर्टी के हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया है, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह सेंट पैरेट संत सुखदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर हिलाकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास जाकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हूं। चंदर ने हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूं कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चला जाता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूंगा, असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, जेनी को स्वीकार कर लिया है, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, और महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्श से सिहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबी को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था, और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यासा बन गया था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में आया था वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा, और बिनती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार जागता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूखा सा रह गया। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी सी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर ना करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला हुआ स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकी। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा। खुद ही तो आप दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया। बिनती उसी के पलंग के पास बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी और तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा। मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब पलंग का तूफान एक बार उठना सीख जाता है तो दूसरी बार
उठते ही उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान से पम्मी को पीस कर आया था। सिराहने बैठी हुई बिनती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रह कर मुस्कुराती और गालों पर फूले हुए कटोरे खिल जाते। आंख में एक नई चमक। चंद्र थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिनती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंद्र के हाथों अपने हाथ में रखकर उसकी उंगलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंद्र ने पहले कुछ आश्चर्य से देखा, फिर कुछ ग्लानि। कितनी समर्पण, कितना अपनापन है बिनती में। उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिनती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ते हुए बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिनती, तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं है। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी है, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी और कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी की लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक के हम कल्पना नहीं मांग सकते ना, हर एक की वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी तो इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण खिलेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी एक कवित्वमयी भूल है ना। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा, भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी ही रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहराती बोली, दुनिया कुछ कहे तो मेरा तन मन अब तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं। तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए मेरी तरुणाई पुलक उठी है, तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल होते जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों को मेरे नरम गुलाबी होठों पर समेट तो लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहली भावना ठीक है और दूसरी भावना प्यास गलत? बिनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई में सोचते हो, लेकिन मैं एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जाग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया है, जिसकी कल्पना जागी है, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए भी देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली, त्याग ही मिला, पवित्रता ही मिली, पर वह कितने दिन टिक सकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ, आज मैंने तुम्हारे प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो, पम्मी ने आज अपने बहुपास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया हो। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं आदमी हूँ। यह वासना का ही तो दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा।
फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिनती? क्या? बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं कि ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होंठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। क्यों? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के छोर से एक डोरा खींचकर बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू। बस, चंदर ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो मैं कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे प्रति आज से जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफ़ी रात हो गई है। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया उसमें उतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। बिनती पम्मी के चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह से बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वो लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र इन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर से कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकदम चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा अब भी वैसी है, लेकिन तुम पर विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोला, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख हुआ था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमान नवाजी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल सकेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबा चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर दिया है। ये होंठ कभी अलग ना होंगे, ये बहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेंगे।
पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी तरह उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने को आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप की हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य से देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तोड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शे में कोई पर्दा नसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शे के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताजुब हुआ, कौन पर्दा नसीन यहाँ आ सकती है। रिक्शे से एक लड़की उतरी। चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के सरबती फलसई रंग की चुन्नी ओढ़े आई हुई थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में मुझे आकर ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया। वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और चंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती, आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी अस्वस्थ थी। चेहरे पर एक पीली छाह थी। ऐसा लगता था देखने से ही लड़की दुखी है और अपने को संभालना जानती है। वह आई, बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को भी जानती है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ हैं? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं और उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इस इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी हूँ। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझ गया, आप गेसू हैं। जी हाँ, और गेसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मजे में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसू बोली और उसकी पीली आंखें और भी मैलापन हो गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोग ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल ही में कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया था, हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर के पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा? इसकी कोई बात नहीं है। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम हो रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी उनसे होने वाली थी।
जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर से टके हुए सितारों को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा, चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि यह सोचूं कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। गेसु दांत तले जबान दबा कर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ कहा नहीं उन्हें? कहती क्या, यह सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर भी क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अनजान की ज़्यादा पाक है, अजान से भी ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत से निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब करा रही हैं? कभी नहीं, मैंने कष्ट कर लिया है। मैं शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है, अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों, आपको ताजुब क्यों हुआ? मैंने अम्मा जान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकाल कर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरकस बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली। छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी ना कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला लूँ भी किससे? उससे दिल की तन्हाइयों में मैं जिससे सजदे पड़ती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहला उठी और उसकी कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का कैसा अमिट विश्वास है। यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धरा गेसु को डुबा देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टांस नहीं उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम तो पुरुष थे। तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुना करते हुए पूछा,
तो आपके मन में ज़रा भी दर्द नहीं है अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसू की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ आई। दर्द? यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत ना कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत ना दे दे, आदमी के दिल को ऊंचाई ना दे दे तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कायनात के रोज तक मेरी कमबख्त उन्हीं का आसरा देखती चंदर भाई, लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज ना सही कायनात के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक जिंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसू की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगाते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहन की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितना घाव का सग उठा, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गेसू से क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुँच चुका है? जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया, लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई थी। गेसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों मैं सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था? याद है, चंदर ने बहुत भारी स्वर से कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते, फिर बेदर्दी कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वह चंदर की ओर हम अख्तर की बातें करते। गेसू का गला भराया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे है उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसू क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है, मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने देता कि उसका विश्वास चूर चूर हो गया है। और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती है। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसू हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर है, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाते हैं। अच्छा चंदर भाई, सुधा अब भी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर से कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यहीं हूँ, इसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी कि कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हो। क्यों प्रेत बना रही हो आप? मैं रहता हूँ इसी घर में भाई, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसू हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी, आप जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊंगी तो आइएगा ज़रूर।
हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम। नमस्ते, चंदर ने कहा।